नमस्कार छात्रों, मैं प्रगति म्हात्रे आप सभी का 2020 और 21 के शैक्षणिक वर्ष में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पाठ्यपुस्तक तथा इस वीडियो का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए हिंदी विषय में अभिरुचि तथा उत्साह प्रदर्शित करेंगे। आज हम कक्षा 9वीं के लोक भारती की प्रथम कविता चांदनी रात, जिस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है, इसके बारे में पठन पाठन करेंगे। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। इस कविता में कवि ने चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कल्पना की है कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए थे। तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर अपनी पर्णकुटी बनाई थी और वो पंचवटी के स्थान पे, उसे पंचवटी स्थान के नाम से माना जाता है। वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा रात के समय टहलते हुए वहाँ पर आई हुई थी। तब उसने नदी किनारे, गोदावरी के नदी के तट पर जो चांदनी रात का सुंदर अनुभव लिया, उनका वर्णन कवि ने अपने सुंदर शब्दों में इस कविता में किया हुआ है। इस कविता के अंत 2 पद्यांश है, उसमें उन्होंने शूर्पणखा के मन में लक्ष्मण को पहरा देते हुए पत्थर पर बैठा देखकर उन्होंने उसका सुंदर ऐसा मनोहारी ऐसा वर्णन इस कविता में भी किया हुआ है कि उन्होंने जब लक्ष्मण को देखा होगा शूर्पणखा ने, तब उसने उसे देखकर उसके मन में कौन कौन से सवाल उपस्थित हुए होंगे, इसका भी वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। अब हम कविता चांदनी रात का मुखर वाचन करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। अब हम कविता का सरल अर्थ जान लेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल यानी अस्थिर किरणें जल थल में खेल रही है। जल यानी पानी, थल यानी जमीन। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट करना यानी खुशी प्रकट करना, हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण यानी हरे भरे तृण, तृण यानी घास, नोकों से, नोक यानी घास के सामने जो पॉइंट वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, नोक कहा जाता है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी वृक्ष, मंद पवन के झोंकों से, पवन यानी हवा। गुप्त जी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदर चंद्रमा की किरणें जल थल में फैली हुई हैं,
संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। अभी आगे के दो पद्यांश का भी अर्थ हम जान लेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात। है स्वच्छंद सुमंद गंध, सुमंद यानी धीमी गति से बहने वाली सुगंध, गंध। निरानंद जो आनंद रहित, जिसमें आनंद का अभाव हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनेत्री, कार्यकलाप यानी गतिविधियां जो होती है उसे क्या कहा जाता है, कार्यकलाप कहा जाता है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी हुई है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही है। सभी दिशाओं में आनंद का वास है। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है। ऐसे समय में नियति नटी यानी नियति नामक शक्ति, भाग्य नामक शक्ति के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। किसी प्रकार की उसके कार्य में बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्य को निभा रही है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अभी अर्थ समझ लेंगे। बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है, रवि यानी सूरज, सदा सबेरा होने पर, सबेरा यानी सुबह। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी यानी आराम देने वाली, संध्या को दे जाता है, संध्या यानी शाम। शून्य श्याम तनु, शाम इस शब्द का अर्थ है काला, तनु यानी शरीर, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, लेकिन इस चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को पृथ्वी पर बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि सूर्य कौन से मोतियों को बटोर लेता है, ओस रूपी बूंदों को बटोर लेता है। और रात के समय आकाश में चांद और जो सितारे चमचमाते हैं, उन मोतियों को बटोरने का काम ये कौन करता है, सूरज करता है। इसमें असल में वो बटोरता नहीं है, बल्कि सूरज की किरणें जैसी पृथ्वी पर आती है, वैसे चांद और सितारों का प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ओस रूपी बूंदें दिखाई देती नहीं हैं। और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है, यानी शाम हो जाती है। जैसे ही शाम हो जाती है, फिर से चांदनी रात का सुंदर रूप वापस हमें दिखाई देने लगता है। फिर से सितारे चांद आकाश में चमकने लगते हैं, सितारे टिमटिमाने लगते हैं। आकाश को सावला शरीर देकर वह अपना नया रूप, सृष्टि का नया रूप छलका जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में यह यहाँ पर जो दो अंत पद्यांश जो है, मैंने पहले आपको कहा था कि यहाँ पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को पत्थर पर बैठा हुआ देखा हुआ है पर्णकुटी के बाहर। तब उसके मन में कौन कौन से विचार लक्ष्मण को देखने के बाद आए हुए हैं, उसका वर्णन इन दो पद्यांश में किया गया है। पंचवटी यानी जहाँ पर 5 बरगद के वृक्ष एकत्रित समूह में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पंचवटी कहा जाता है। तो उसकी छाया में, छाया यानी क्या? छाव में सुंदर पर्णकुटीर बना। सुंदर पर्णकुटीर, पर्ण यानी पत्ते, कुटीर यानी झोपड़ी, झुग्गी। उसके सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला पर, शिला यानी पत्थर, धीर, धीर यानी धैर्यवान, वीर यानी शौर्य वाला, निर्भीक निडर, मना, मना यानी मन वाला। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर यानी तीरंदाज, जो तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? धनुर्धर। जबकि भुवन भर सोता है, भुवन यानी संसार। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी यानी भोग करने वाला, भोग करने वाला यानी जो इंद्रियों का सुख लेने की इच्छा रखने वाला। कुसुमायुध यानी कामदेव। योगी सा, योगी सा यानी सन्यासी जैसा, साधु जैसा। बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला पर, पत्थर पर एक योगी पुरुष बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है, और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष जो बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु इस धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। ऐसा प्रश्न किसके मन में उपस्थित हुआ होगा? शूर्पणखा के मन में उपस्थित हुआ होगा, ऐसे कवि को लगता है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा है। अभी आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। अभी हम इस कविता के कठिन शब्दों का अर्थ जान लेंगे। कविता के कठिन शब्दों को छात्र अपने कॉपी में लिखकर रखेंगे। चारु सुंदर, चंचल अस्थिर, जल पानी, थल जमीन, अवनी धरती अथवा पृथ्वी, अंबर आकाश, पुलक खुशी, तृण घास, तरु पेड़, पवन हवा, निस्तब्ध शांत या स्थिर, निशा रात, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार, सुमंद बहुत धीमी, निरानंद जिसमें आनंद न हो या आनंद रहित, नियति भाग्य, नटी अभिनेत्री, कार्यकलाप गतिविधि, वसुंधरा पृथ्वी, रवि सूर्य, विरामदायिनी आराम देने वाली, तनु शरीर, पर्ण पत्ते, कुटीर झोपड़ी, निर्भीक निडर, धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुध कामदेव, भुवन संसार, दृष्टिगत दिखाई देने वाला। अभी इस कविता के अंत में जो स्वाध्याय दिया है वो बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके जवाब, उसके उत्तर बच्चे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और कविता के कठिन शब्दों का अर्थ जान लेकर इस कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इस कविता के बारे में कोई भी आपको शंका हो या कुछ भी प्रश्न मन में उपस्थित हो रहा है तो उसका निराकरण आपका हम कर देंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य मैं दे रही हूँ, वो अपने कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखिए, उसके उत्तर भी आप लिखिए।
छात्रों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी इस कविता के बारे में आपके मन में कोई भी शंका कुशंका अगर है तो उसका निराकरण हम करेंगे। इस कविता के नीचे जो स्वाध्याय दिया है, उस स्वाध्याय के उत्तर बच्चे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, प्रयास करें। उसके साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ जानकर इस कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ अपने कॉपी में अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।